हेलो एवरीवन, वेलकम इन ईडू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई हिंदी क्लास 9th के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करवाने वाली हूँ। और इसके साथ ही रचना और अभिव्यक्ति और भाषा अध्ययन आदि प्रश्नों का भी अभ्यास करवाऊँगी। और जो स्टूडेंट्स इनके यानी कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के जीवन परिचय, इनकी रचनाएं और इनके द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता की व्याख्या पढ़ना चाहते हैं, वो मैं अपनी इसके पहले की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, जिसे आप मेरे इस चैनल ईडू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी हूँ। आप यहाँ जाकर भी इनकी और वीडियो को देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले उन स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगी जो मेरे इस चैनल में अभी नए हैं और जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को भी अवश्य दबा दें, ताकि आगे मैं अपनी जितनी भी वीडियो को अपडेट करूँ उन सभी की नोटिफिकेशन आपको भी समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के प्रश्न दिए गए हैं और आज मैं आपको इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास करवाऊंगी। तो चलिए देखती हूँ। और इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है कि इस विजन में डैश डैश अधिक है, और आगे दिया है कि इन पंक्तियों में नगरी संस्कृत के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों। तो इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं आपको इस पंक्ति की पूरी कविता बता देती हूँ। और इस पंक्ति की कविता है कि इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो ये थी इस पंक्ति की पूरी कविता। और इन पंक्तियों के द्वारा कवि का आक्रोश नगरीय जीवन और संस्कृति के प्रति यह है कि वे नगर के मतलबी रिश्तों या व्यवहारों के विरुद्ध हैं, अथवा कवि ने विकास की अंधी दौड़ में भागते हुए स्वार्थपूर्ण रिश्तों पर प्रहार किया है। और इसीलिए कवि का मानना है कि नगर या शहर के लोग प्राकृतिक सौंदर्य और आपसी प्रेम भाव के स्थान पर पैसे को अधिक महत्व देते हैं, तथा वे प्रेम और सौंदर्य, सरलता और मानवता जैसी चीज़ों से दूर, प्रकृति से कटे हुए होते हैं। अर्थात उन्हें गांव के सादगी युक्त प्रकृति के सुंदर नज़ारे का कोई मोल ही नहीं है। और इसी को देखते हुए कवि के आक्रोश का मुख्य कारण यह है कि उन्हें आडंबर युक्त जीवन पसंद नहीं है, तथा वे प्रकृति से अत्यधिक लगाव और प्रेम रखते हैं, किंतु व्यस्ततापूर्ण जीवन में उन्हें प्रकृति के सामीप्य का अवसर प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। और अब मैं इसमें का दूसरा प्रश्न पढ़ती हूँ। और दूसरा प्रश्न है, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा। तो यहाँ सरसों को सयानी, यहाँ पर आपको बता दूं कि सयानी होने से तात्पर्य यह है कि सरसों के पौधे बड़े हो गए हैं और उनमें फूलों और फलियों का विकास होने लगा है। ठीक है, तो यहाँ सरसों को सयानी कहकर कवि यह कहना चाहते होंगे कि सरसों की फसल पूर्ण रूप से पक गई है, अर्थात तैयार हो चुकी है, जिसे खेतों से काटकर घर लाया जा सकता है। और दूसरी ओर कवि इस परंपरा की ओर भी इशारा करते हैं कि सयानी होने पर लड़कियों के विवाह कार्य संपन्न होते हैं। और इसीलिए आगे चलकर उन्होंने सरसों के स्वयंवर की भी बात कहते हैं। अर्थात कवि के अनुसार जिस तरह कोई कन्या पीले वस्त्र पहनकर दुल्हन बनने के लिए तैयार होती है, उसी तरह सरसों ने भी पीले वस्त्र पहन लिए हैं और दुल्हन की तरह लग रही हैं। और इसीलिए कवि ने सरसों का सयानी रूप दिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं अगला प्रश्न पढ़ती हूँ, यानी कि तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में कवि ने अलसी को एक सुंदर नायिका के रूप में चित्रित किया है। और कवि के अनुसार उसका शरीर पतला और कमर लचीली है और वह अपने सिर पर नीले फूल लगाकर यह संदेश दे रही है कि प्रथम स्पर्श करने वाले को वह अपना हृदय दान देकर उसे अपना स्वामी बनाने के लिए आतुर है। यानी कि वह सबको प्रेम का निमंत्रण देकर यह कह रही है कि जो भी उसे छुएगा उसी को वह अपना हृदय दान कर देगी। तो ये रहा तीसरे प्रश्न का उत्तर। और अब चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का चौथा प्रश्न पढ़ती हूँ। और चौथा प्रश्न है,
अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? तो अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि अलसी हठपूर्वक चने के पौधों के बीच उग आई है और उसकी पतली देह या शरीर बार बार हवा के कारण झुक जाती है, परंतु हठपूर्वक फिर से सीधे खड़े होकर चने के पौधों के बीच नजर आने लगती है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी पूरा होता है। और अब पांचवा प्रश्न है, देखिए, चांदी का बड़ा सा गोल खंबा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? तो संक्षिप्त रूप में इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सूर्य के जल में हिलते प्रतिबिंब की छाया लहरा लहरा कर कवि को चांदी के बड़े गोल खंबे का आभास देती है। या फिर चांदी का बड़ा गोल खंबा, इस पंक्ति में कवि ने मानव प्रकृति के अति सूक्ष्म वर्णन किया है। यहाँ पर चांदी का बड़ा गोल खंबा नगरीय सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन का प्रतीक है और इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ पाने के बाद भी मानव की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं और इसीलिए चांदी के बड़े खंबे के माध्यम से कवि ने मानव प्रवृत्ति का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन किया है। तो ये रहा पांचवें प्रश्न का उत्तर। और अब छठा प्रश्न पढ़ती हूँ और छठा प्रश्न है, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। तो यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में, जैसा कि आप पिछली वीडियो में पढ़ा होगा कि चंद्रगहना से लौटती बेर प्रस्तुत कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने चने का बेहद सुंदर तरीके से मानवीकरण किया है, जिसमें कवि कहते हैं कि वे चंद्रगहना नामक गांव देखकर आ गए हैं और लौटते हुए जब वे खेत के मेड़ पर बैठकर आसपास के प्राकृतिक दृश्य पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो उन्हें खेतों में लगे चने के पौधे दिखाई देते हैं और चने के पौधे का बेहद जीवंत मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि महज एक बीते के बराबर यह हरा चना जो नाटे कद का है और वह खेतों में लहरा रहा है और चने के पौधे के ऊपरी हिस्से पर गुलाबी रंग के जो फूल खिले हैं वह किसी पगड़ी के समान दिख रहे हैं। मानो ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई दूल्हा पगड़ी पहनकर सज धज कर स्वयंवर के लिए खड़ा है। तो ये था छठे प्रश्न का उत्तर, ठीक है। और अब इसमें का यानी सातवां प्रश्न पढ़ती हूँ और सातवां प्रश्न है, देखिए सातवां प्रश्न है, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है? तो यहाँ पर यदि आपने मेरी इसके पहले की वीडियो को अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा तो इस प्रश्न के उत्तर में आप बता सकते हैं कि कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है वो एक बार मेरी इसके पहले की वीडियो को ज़रूर देखें ताकि इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं से भी दे सकें। तो चलिए इस प्रश्न को मैं आपको संक्षिप्त रूप में सॉल्व करवा देती हूँ। जैसे कि कवि ने चने, सरसों, अलसी, फागुन के मौसम, बगुले तथा तालाब के जल और वनस्थली तथा सारस के वर्णन प्रसंगों में प्रकृति का मानवीकरण किया है, ठीक है। और अब इसमें का आठवां प्रश्न भी आपको सॉल्व करवा देती हूँ और आठवां प्रश्न है, देखिए एक सेकेंड, हाँ ये देखिए इसमें का आठवां प्रश्न है, कविता में उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है। तो यहाँ और आगे दिया है, और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है लेकिन वहाँ भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में पंक्ति पढ़े होंगे कि चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता है, सुग्गे का स्वर टे टे टे, ठीक है। तो जिसमें इन उपयुक्त भाव को व्यंजित करने वाली पंक्तियां हैं, ठीक है। तो ये रहा आठवें प्रश्न का उत्तर। और अब आगे इसमें दिया है, देखिए आगे दिया है रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न। तो चलिए रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों को भी सॉल्व करवा देती हूँ। और इसमें का 9वां प्रश्न है, यानी कि रचना और अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न। और प्रश्न है, देखिए, और सरसों की न पूछो, इस उक्ति में बात को कहने का एक खास अंदाज है। हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं?
तो यहाँ पर देखा जाए तो हम इस तरह की शैली का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की विशेषता बताने के लिए करते हैं, या फिर अपनी बात को प्रभावपूर्ण, रोचक ढंग से वस्तु की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करने या फिर किसी की प्रशंसा करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त इस शैली का प्रयोग लोग व्यंग्य के लिए भी करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि अरे उस दुष्ट की करतूतों की न पूछो, और जैसे कि अरे ताजमहल की ऊंचाई की न पूछो। ठीक है, तो ये सब प्रायः हम किसी भाव से इतने अधिक अभिभूत हो जाते हैं कि कोई शब्द उसे व्यक्त नहीं कर पाता है, तब हम शब्दों की लाचारी बताने के लिए यह कहते हैं कि उसकी बात मत पूछो, कुछ न पूछो आदि शैलियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अभी मैंने उदाहरण देकर आपको बताई भी हूँ। तो ये था 9वें प्रश्न का उत्तर, जो आपको समझ में आ गया होगा। और अब इसमें का अगला प्रश्न पढ़ती हूँ, यानी कि 10वां प्रश्न। और 10वां प्रश्न है, काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है। तो यहाँ सरल शब्दों में कहें तो काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया क्रूर और निर्दयी व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि काले माथे और सफ़ेद पंख वाली चिड़िया किसी ऐसी स्वार्थी व्यक्ति का प्रतीक हो सकती है जो दूसरों का शोषण करने के लिए तत्पर रहता है, और वह दूसरों की भलाई के बारे में सोचे समझे बिना मौके की तलाश में रहता है, और मौका पाते ही उसे अपना शिकार बना लेता है। ठीक है, तो ये इसमें का भी प्रश्न आपका समाप्त होता है। और अब आगे दिया है भाषा अध्ययन से संबंधित प्रश्न, जिसमें प्रश्न दिया है यानी कि 11वां प्रश्न। और प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, बीते के बराबर, ठिगना, मुरैठा आदि सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, लेकिन कविता में इन्हीं से सौंदर्य उभरा है और कविता सहज बन पड़ी है। कविता में आए ऐसे ही अन्य शब्दों की सूची बनाइए। तो कविता में आए सामान्य बोलचाल के शब्द हैं जैसे कि फाग, मेड़, पोखर, हटीली, सयानी, ब्याह मंडप, चकमकाता, खम्बा और चट, छपाटे, सुग्गा, जुगुल, जोड़ी और चुप्पे चुप्पे। ठीक है, और अब इसमें का अगला प्रश्न यानी कि भाषा अध्ययन का 12वां प्रश्न पढ़ती हूँ। और 12वां प्रश्न है, कविता को पढ़ते समय कुछ मुहावरे मानस पटल पर उभर आते हैं, उन्हें लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। तो यहाँ पर कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में कुछ मुहावरों का प्रयोग किया गया था, जिसे मैं आपको उस मुहावरों का अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग भी बताऊंगी। जैसे कि आपने इनके द्वारा रचित कविता में मुहावरा पढ़े होंगे, बीता भर, जिसका अर्थ है छोटा सा, और इसका वाक्य प्रयोग होगा। यहाँ पर वाक्य प्रयोग आप अपने शब्दों में भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आपको बता रही थी कि बीता भर, जिसका अर्थ होता है छोटा सा, और इसका वाक्य प्रयोग है जैसे कि बीता भर की यह लड़की और बातें तो देखो कितनी बड़ी बड़ी, आपने सुना होगा। और इसी तरह मुहावरा है सिर चढ़ाना, जिसका अर्थ है बढ़ावा देना, और इसका वाक्य प्रयोग होगा जैसे कि बच्चों को इस तरह लाड प्यार देकर सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। और अगला मुहावरा आता है जैसे कि हृदय का दान देना, जिसका अर्थ समर्पित होना या किसी का हो जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग जैसे कि पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन सुनते ही रत्नसेन ने उसे अपना हृदय दान दे दिया। और अगला मुहावरा जैसे कि हाथ पीले करना, जिसका अर्थ होता है विवाह करना, और इसका वाक्य प्रयोग होगा जैसे कि बेटी के माता पिता की यही इच्छा होती है कि वे उचित समय पर अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें। ठीक है, और अगला मुहावरा है जैसे कि इसमें दिया है कि गले के नीचे डालना, जिसका अर्थ है जल्दी से खाना, जैसे कि भूखा भिखारी सूखी रोटी गले के नीचे डालता जा रहा था। और अब जैसे कि पैरों के तले होना, यानी कि एकदम निकट होना, और वाक्य प्रयोग होगा जैसे कि कवि जहाँ बैठा था वहीं पैरों के तले ही पोखर यानी तालाब था। तो इस प्रकार देखा जाए तो इनके द्वारा रचित कविता में कई मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप इनके द्वारा रचित कविता चंद्रगहना से लौटती बेर जो है कविता,
को अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा, ताकि आपको इसमें दिए गए मुहावरे जो हैं दिए गए हैं वो आसान लगें और आप उनका वाक्य प्रयोग बना सकें। और अब देखिए इसमें आगे देखती हूँ, और जैसे कि आगे इसमें हाँ ये देखिए जैसे कि आगे स्क्रीन में दिया है, ये देखिए यहाँ पर आगे स्क्रीन में दिया है पाठ्येतर सक्रियता, जिसमें दिया है कि प्रस्तुत अपठित कविता के आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए देहात का दृश्य, ये देखिए यहाँ पर देहात का दृश्य पर एक कविता दी गई है और इससे संबंधित इसमें नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि इस कविता के मुख्य भाव को अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर कविता आप पढ़कर समझ लीजिएगा, मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बता दे रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, इस कविता के मुख्य भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर यह होगा कि इस काव्यांश में खेतों में फली फूली फसलों का सजीव चित्रण है, जिसमें अरहर और सरसों पर फलियां आ गई हैं और हिरणखुरी पर फूल खिल गए हैं तथा गेहूं पर तरुणाई आ गई है, मटर बेली पर भंवरे मंडराने लगे हैं तथा चने के झाड़ बड़े हो गए हैं व आलू गाजर मूली शकरकंदी आदि उगाई हैं और इसके अतिरिक्त अलसी पर फूल आ गए हैं और मेथी की खुशबू में तितली अपना होश खो बैठी है। तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। और अब दूसरा है, देखिए दूसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों में कवि ने किस किस का मानवीकरण किया है। तो इन पंक्तियों में कवि ने सरसों, हिरणखुरी, गेहूँ, मटर बेली, चना आदि का मानवीकरण किया है। और अब इसमें का अगला प्रश्न पढ़ती हूँ, और अगला प्रश्न है यानी कि तीसरा, इस कविता को पढ़कर आपको किस मौसम का स्मरण हो जाता है। ठीक है, हो आता है। तो इस प्रश्न का यहाँ पर देखिए इस कविता को पढ़कर हमें सर्दी का मौसम एवं बसंत ऋतु का स्मरण हो जाता है, क्योंकि ये सारी फसलें इसी ऋतु में फलती और फूलती हैं। तो ये था तीसरे प्रश्न का उत्तर। और अब चौथा प्रश्न भी देख लेती हूँ, और चौथा प्रश्न है, मधुकर और तितली अपनी सुध बुध कहाँ और क्यों खो बैठे। तो यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में मधुकर अलसी के नीचे यहाँ देखिए हाँ अलसी के जो नीले फूलों पर अपनी सुध बुध खो बैठे हैं और तितली मेथी की सुगंध से मोहित होकर अपनी सुध बुध खो बैठी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दिया है हिरणखुरी, नीचे देखिए दिया है हिरणखुरी, जिसका अर्थ बरसाती लता होता है, और भीटा जिसका अर्थ ढूढ़ या टीले की शक्ल की जमीन। ठीक है, तो यहाँ दिए गए कविता के प्रश्नों के उत्तर भी आपके पूरे होते हैं। और अब आगे देखती हूँ, आगे जैसा कि देखिए आगे दिया है, हाँ ये देखिए यहाँ पर आगे दिया है यह भी जाने, जिसमें नीचे दिया है मानवीकरण, और इसके अंतर्गत बताया गया है कि प्रकृति या जड़ पदार्थों में मनुष्य के गुणों का आरोप करके चेतन के समान उनकी चेष्टाओं का चित्रण मानवीकरण कहलाता है। तो यहाँ इसे पढ़कर आप मानवीकरण का अर्थ समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखती हूँ, और आगे जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, देखिए आगे जैसा कि इसकी स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के प्रश्न और उसके साथ में उन प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं। यानी कि अभी तक जो मैंने आपको प्रश्नों के उत्तर बताई हूँ, उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ स्क्रीन में आपकी सुविधा के लिए दे रखी हूँ। देखिए आप चाहे तो यहाँ देखकर भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए आपको सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखिए आपको सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये देखिए आगे भी हैं, ये रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पे दिए गए हैं, और भाषा अध्ययन के भी प्रश्न हैं। और ये देखिए यहाँ मुहावरे भी मैंने यहाँ स्क्रीन में दे दी हूँ, आप यहाँ इसको भी देखकर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप सभी को मेरी आज की यह वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और
आप और अब मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ और अगले दिन मैं आपको एक नया अध्याय यानी कि इसके आगे का लेसन पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो यदि आप सभी को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।